वेलकम गाइस, आपके लिए फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आज की जो क्लास रहने वाली है एक स्पेशल क्लास रहने वाली है और जिसमें आज हम क्लियर करेंगे पशुपालन विज्ञान मतलब एनिमल हस्बेंड्री के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिनको याद रखिएगा। लगभग ये क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप जेट की तैयारी कर रहे हो, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन एग्जाम के। ठीक है, तो इन 50 क्वेश्चंस को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा और इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपके ये जितने भी यहाँ पर 50 क्वेश्चंस है वो सीरीज़ आपको कंप्लीट याद हो जाए। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि एग्रीकल्चर फील्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस क्लास को अटेंड कर पाए। और इनसे याद रखिएगा, लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चंस मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये 50 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगातार आपको एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा जमुनापारी बकरी का उद्गम स्थान कौन सा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो याद रखिए, जो जमुनापारी है, ठीक है, जिसे राजस्थान की चोकला भी कहा जाता है, तो इसका या ओरिजिन प्लेस क्या होता है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का इटावा ज़िला। क्या होता है इसका ओरिजिन प्लेस, उद्गम स्थान, ये होता है इटावा ज़िला। ठीक है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गाय भैंस बकरी में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट होते हैं। तो याद रखिएगा, गाय भैंस बकरी की अगर बात करेंगे तो इनके जो याद रखिएगा मध्यकाल होता है, ये कितने दिनों का होता है, तो ये होता है याद रखिएगा 19 से 21 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हाईलाइट क्वेश्चन कर ले, नोट डाउन कर ले कि पशुओं के उत्तम चयन की सबसे श्रेष्ठतम जो विधि होती है, सबसे अच्छी जो विधि होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है याद रखिए पशु की गुणांकन तालिका विधि। गुणांकन तालिका विधि। अब आपको पता होगा स्कोर जो कार्ड मेथड होता है, स्कोर कार्ड, इसमें क्या करते हैं याद रखिएगा, जो पशु होता है उनको एक अलग अलग से नंबर दिए जाते हैं, कैटेगरी वाइज उनको क्या किए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, और जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं स्कोर कार्ड में वही सबसे श्रेष्ठ होता है। जैसे कि 95 के समथिंग अगर जिसमें आ जाते हैं वो सबसे उत्तम माना जाता है। ठीक है, इसमें अलग अलग श्रेणियाँ होती है जिनमें इनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो कौन सी विधि है, याद रखिएगा, सबसे श्रेष्ठतम पशुओं के चयन की गुणांकन तालिका या स्कोर कार्ड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि मध्यकाल की पहचान की जा सकती है। तो मध्यकाल की आप पहचान कैसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे कि मान लीजिए हीट पीरियड है, कोई मादा पशु है, उसका हीट पीरियड अगर चल रहा है, मध्यकाल अगर चल रहा है, तो उसकी आप पहचान कैसे कर सकते हो। तो उसकी पहचान याद रखिएगा हम कर सकते हैं भाई लक्षणों के आधार पर, या फिर याद रखिएगा टीजर बुल को छोड़कर। अब टीजर बुल क्या होता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टीजर बुल वो होता है याद रखिएगा बधियाकृत नर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीजर बुल क्या होते हैं, तो याद रखिए बधियाकृत नर। ठीक है, वही टीजर बुल होते हैं। या फिर आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीजर बुल का क्या प्रयोग है। तो याद रखिए टीजर बुल का प्रयोग मुख्यतः यहाँ पर आप देख सकते हो मध्यकाल की पहचान के लिए टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मादा पशु को गर्भित कराने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। ठीक है, ये होता है प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, ये सबसे उत्तम कौन सा होता है, तो वो होता है मध में आने के 12 से 18 घंटे के बाद। याद रखिएगा, जो सबसे श्रेष्ठतम जो समय माना गया है, जो टाइमिंग मानी गई है, वो होती है 12 से 18 घंटे के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भेड़ में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद प्रकट होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको पूछाता है गाय भैंस और बकरी, तो इनमें तो क्या होते हैं 19 से 21 दिन का समय होता है। लेकिन अगर आपको पूछाता है भेड़ का स्पेशल तौर पर, जो कि काफ़ी 5 स्टार आप दे सकते हो, कोई सा भी स्टार आप दे सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये तो आप सामान्य तौर पर याद रखते हो, लेकिन जो भेड़ का है याद रखें स्पेशल है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मध्यकाल होता है भेड़ का ये कितना होता है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर एग्जैक्ट की अगर बात करते हैं तो ये 16.5 दिन का होता है। कितना होता है, 16.5 दिन, अर्थात 16 से 17 दिन का क्या होता है, भेड़ में मध्यकाल पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मादा पशु के गर्भित होने के लिए, मादा पशु के गर्भित होने के कितने समय बाद गर्भ की पुष्टि कर लेनी चाहिए। या फिर आप क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कोई भी मादा पशु है, वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है, वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है, इसकी अगर आपको जांच करनी है तो इसको आप कब चेक कर सकते हो, याद रखिएगा 2 महीने बाद। उनकी मीटिंग के 2 महीने बाद क्या कर सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हो ये प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है।
ठीक है, ये क्वेश्चन याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब अगर आपको मान लीजिए गर्भ की पुष्टि करनी है, आपको टेस्ट करना है, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई सी तो विधि यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो विधि कौन सी होती है, याद रखिए, गर्भ की पुष्टि करने की जो सर्वोत्तम विधि होती है, सबसे उत्तम जो विधि होती है वो कौन सी होती है, याद रखिए, रेक्टम पाल्पेशन विधि। रेक्टम पाल्पेशन विधि, ठीक है। गर्भ की पुष्टि 2 महीने बाद की जाती है, और अगर आपको पूछा जाता है विधि जो सबसे उत्तम मानी गई है वो कौन सी होती है, रेक्टम पाल्पेशन विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बछड़ी या पाड़ी की प्रजनन योग्य उम्र कितनी होती है। तो अगर आपको पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए एक जो छोटी बच्ची है वो प्रेग्नेंट कब हो सकती है, या फिर उसमें प्यूबर्टी है, वो कितने साल में आ जाती है, तो वो याद रखिए, या तो 3 साल होनी चाहिए उसकी, या फिर उसका जो बॉडी का वेट होता है, शरीर का भार होता है, वो कितना होना चाहिए, 300 किलोग्राम होना चाहिए। तब वो क्या होती है, उसकी प्यूबर्टी आ जाती है या वो प्रजनन योग्य हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे बढ़िया हे बनाती है या फिर हे बनती है तो किस फसल की बनती है। ये क्वेश्चन आपको कल भी बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे जो अच्छी हे बनती है तो ये बनती है बरसीम की। और साइलेज की अगर बात करेंगे तो साइलेज याद रखिए, सबसे जो उत्तम बनता है वो मक्का का बनता है, और इसके साथ साथ ज्वार का भी जो साइलेज है वो तैयार आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो हे सबसे अच्छी बरसीम की बनती है, और साइलेज सबसे अच्छी मक्का की बनती है, ठीक है, ये तो याद रहेगा। इसके साथ साथ एक और यहाँ पर ध्यान रखना कि हे में जो नमी होती है ये कम होती है, जैसे कि मान लीजिए 15 से 20% होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसको सामान्य फर्श पर ही सुखाया जाता है। सामान्य फर्श पर क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई छायादार स्थान है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा हरा चारा होता है उसे हम डाल देते हैं। जो हरा चारा होता है उसे हम क्या करते हैं, जो सामान्य फर्श होती है उस पर ही फैला देते हैं सुखाने के लिए। तो इसे तो हम बोलते हैं हे तो सामान्य फर्श पर सुखा दिया जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे साइलेज कैसे तैयार किया जाता है, तो साइलेज के लिए याद रखिएगा क्या करते हैं, हम एक स्पेशल गड्ढा तैयार करते हैं। क्या करते हैं, एक स्पेशल गड्ढा तैयार करते हैं, और इस गड्ढे को बोला जाता है साइलो। साइलो इसे बोला जाता है। तो याद रखिए, इस साइलो से ही आप याद रख सकते हो साइलेज किस में तैयार किया जाता है, एक गड्ढे में तैयार किया जाता है। और अगर मान लीजिए कोई चीज़ गड्ढे में अगर तैयार की जाती है तो उसमें क्या ज़्यादा नमी उड़ेगी, नहीं, क्योंकि वो पहले से ही गड्ढे में है। तो याद रखिए, इसमें नमी क्या होती है, ज़्यादा होती है। कितनी होती है, लगभग 65 से 70% होती है। कितनी होती है, 65 से 70% होती है। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हे सबसे अच्छी बरसीम की बनती है, साइलेज सबसे अच्छी मक्का की बनती है। और अगर आपको पूछा जाता है कि हे में कितनी नमी होती है, तो 15 से 20% होती है, और साइलेज में नमी कितनी होती है, तो 65 से 70% नमी होती है। क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हे और साइलेज है क्या, हे और साइलेज है क्या। तो याद रखिएगा, हे और साइलेज है संरक्षित चारा। क्या है, संरक्षित चारा विधि, संरक्षित चारा विधि, चारा विधि। तो इसको भी आप याद रखें, संरक्षित चारा विधि हे और साइलेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्भित पशु को अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है। तो गर्भित पशु को अतिरिक्त आहार देना फलसिंग कहलाता है। और ये जो अतिरिक्त भोजन दिया जाता है वो सामान्य तौर पर याद रखिए भेड़ में दिया जाता है, या फिर जो फलसिंग की क्रिया होती है सामान्य तौर पर किस में ज़्यादा प्रचलित है, भेड़ में है। किस में ज़्यादा प्रचलित है, भेड़ में है, ठीक है। तो फलसिंग क्रिया किस में की जाती है, सबसे ज़्यादा भेड़ में की जाती है। और फलसिंग क्रिया होती क्या है कि याद रखिए, गर्भित पशु को अतिरिक्त आहार देना फलसिंग कहलाता है। दोनों किसे याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कई बार आपको ऑलरेडी पूछा गया है कि पशुओं की पूंछ काटना क्या कहलाता है। तो पशुओं की पूंछ काटना डॉकिंग कहलाता है। और अगर आपको पूछा जाए, जैसे कि मान लीजिए पक्षियों की चोंच काटना, जो चोंच होती है उसको काटना क्या कहलाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिबिकिंग। क्या बोलते हैं, उसे हम डिबिकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तीनों टर्म याद रखना कि पशुओं की पूंछ काटना तो क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है, चोंच काटना डिबिकिंग कहलाता है, ठीक है। और अगर बदियाकृत करना बताइए कास्ट्रेट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि डायरेक्ट आपको पूछा आता है कि जो मिल्क क्वीन है वो किस बकरी की नस्ल को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो सानेन है बकरी की नस्ल, इसे ही मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। मिल्क क्वीन, दूध की रानी। तो दूध की रानी किसे कहा जाता है, सानेन को। सानेन किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। और अगर आपको पूछा था कि सानेन की उत्पत्ति स्थान कौन सा है, जो सानेन बकरी है इसका ओरिजिन प्लेस, उद्गम स्थान, उत्पत्ति स्थान कौन सा माना गया है, तो वो माना गया है स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, सही सानेन और सही स्विट्जरलैंड दोनों याद रहेगा,
कि सानेन का उत्पत्ति स्थान कौन सा माना गया है? स्विट्जरलैंड माना गया है। और सानेन को ही मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे बकरी वंश की जर्सी गाय कहा जाता है? बकरी वंश की जर्सी गाय कहा जाता है, तो वो होती है एंगो न्यूक्लियन। आप ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो, मतलब इसका राइट आंसर देख सकते हो कि जो एल्पाइन होती है, याद रखिएगा, इसी को क्या कहा जाता है? जर्सी गाय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बकरी की किस नस्ल से मोहेर, जो कि शानदार बाल होते हैं, ये किससे प्राप्त होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन बन जाता है वो बन जाता है कि मोहेर किससे प्राप्त होती है? तो याद रखिए बकरी से प्राप्त होता है। जो मोहेर है ये किससे प्राप्त होती है? मोहेर बकरी से प्राप्त होती है। और अगर आपको पूछाता है कौन सी नस्ल है, तो जो अंगोरा नस्ल होती है उससे ही याद रखिएगा मोहेर तैयार की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बकरी की जो अंगोरा नस्ल है, याद रखिएगा, ये इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो वो होता है एशिया माइनर होता है। कौन सा होता है? एशिया माइनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि मिल्क चैंपियन के नाम से बकरी की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? याद रखना, यहाँ पर मिल्क चैंपियन पूछा गया है, तो मिल्क चैंपियन होती है टोगनबर्ग। कौन सी होती है? टोगनबर्ग होती है मिल्क चैंपियन। और अगर आपको पूछाता है मिल्क क्वीन, तो मिल्क क्वीन तो अभी आपको बताया था सानेन है, जिसका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है। तो याद रखिएगा मिल्क क्वीन अगर पूछा जाए तो मिल्क क्वीन तो कौन सी है? सानेन है। और अगर आपको पूछाता है मिल्क चैंपियन, तो मिल्क चैंपियन कौन सी है? टोगनबर्ग है। और टोगनबर्ग याद रखिएगा सींग रहित नस्ल होती है, सींग इसमें नहीं पाए जाते। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो कि बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें सींग नहीं पाए जाते, तो वो होती है मिल्क चैंपियन अर्थात टोगनबर्ग। कौन सी नस्ल होती है? टोगनबर्ग नस्ल होती है जिसमें सींग नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पिछली टांगों के पीछे की तरफ, पिछली टांगों पे पीछे की तरफ लंबे घने बाल कौन सी नस्ल में पाए जाते हैं बकरी की? तो वो होती है जमुनापारी या जमुनापारी। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी बकरी की कौन सी नस्ल है जिसके पीछे वाली टांगों पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं? तो वो होती है जमुनापारी। कौन सी होती है? जमुनापारी नस्ल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सिटी गोट के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी होती है? तो जो सिटी गोट है, शहरी बकरी है, वो बोला जाता है बारबरी को। और बारबरी की एक मुख्य विशेषता होती है कि ये एक बार में 2 बच्चे को जन्म देती है, एक साथ जुड़वा बच्चे या फिर 2 बच्चों को जन्म देती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सिटी गोट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जो कि ऑलरेडी हमने कर लिया है कि याद रखिए जो टोगनबर्ग है इसमें सींग नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके बकरों में दाढ़ी पाई जाती है? क्या पाई जाती है? बियर्ड पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है, तो वो होते हैं, याद रखिएगा, बिट्टल। बिट्टल याद रखिए, इसका ओरिजिन प्लेस है ये हरियाणा की तरफ है, तो आप हरियाणा के जो क्षेत्र है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जान सकते हैं। जो याद रखिए हरियाणा में क्या रहते हैं? पंजाबी लोग रहते हैं, और पंजाबी मुख्य तौर पर क्या रखते हैं? दाढ़ियाँ रखते हैं। तो उसी से याद रख सकते हैं कि जो बिट्टल है उसमें भी क्या होती है? उसमें भी दाढ़ियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पशुओं की आयु ज्ञात करने की सबसे श्रेष्ठ विधि, सबसे उच्चतम विधि कौन सी है? तो याद रखिए अगर आपको आयु ज्ञात करनी है तो दांतों के द्वारा, आयु ज्ञात करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो कौन सा होता है? दांतों के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी स्टार क्वेश्चन लिख ले, एक नोट डाउन जरूर कर ले, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बकरी के विदेशी नस्ल न्यूबियन का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो उत्पत्ति स्थान की अगर बात करेंगे तो वो होता है उत्तर पूर्वी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नस्ल की बकरी 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है और एक बार में 2 बच्चे को जन्म देती है? तो अभी जस्ट आपको बताया था कि जो सिटी गोट होती है, जो बारबरी होती है, ये क्या होती है? एक बार में जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, अर्थात 12 से 15 महीने में 2 बार ब्याती है, और हर एक बार जब भी ये ब्याती है हर बार जुड़वा बच्चों या फिर 2 बच्चों को जन्म देती है। तो वो कौन सी होती है? वो होती है बारबरी, और बारबरी को ही हम सिटी गोट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बकरी की कौन सी नस्ल है जिसका जो मुख्य विशेषता है वो होती है रोमन नाक। तो रोमन नाक किसकी मुख्य विशेषता है? सीधा क्वेश्चन आपको पूछा आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रोमन नाक किसकी विशेषता है मुख्य? तो याद रखिए वो होती है जमुनापारी या जमुनापारी। ठीक है, जमुनापारी ही वो नस्ल है, याद रखिएगा, जिसके पीछे टांगों पर सबसे लंबे घने बाल पाए जाते हैं। और याद रखिएगा जमुनापारी की ही मुख्य विशेषता क्या है? कि इसकी रोमन नाक पाई जाती है, रोमन नाक होती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बारबरी नस्ल की बकरियां प्रतिदिन दूध देती है, तो ये देती है 1 से 1.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जो बारबरी नस्ल है इनका जो पाला जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखिए इसे मांस के लिए भी पाला जाता है और दूध के लिए भी पाला जाता है। और अगर मांस और दूध दोनों ही दे रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। जो जमुनापारी है या फिर जो बारबरी नस्ल है, याद रखिएगा ये क्या होती है, द्विप्रयोजनीय नस्ल होती है। क्यों? क्योंकि इसे मांस के लिए और दूध के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वैज्ञानिक तरीके से बधियाकृत करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा बधियाकरण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसे हम बोलते हैं बर्डीजो कास्ट्रेटर। कौन सी यंत्र का प्रयोग किया जाता है बधियाकृत करने के लिए? बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि गाय को 1 किलोग्राम दाना कितने दूध उत्पादन पर दिया जाता है, तो गाय को तो याद रखिएगा 1 किलोग्राम जो दाना दिया जाता है, कंसनट्रेट दिया जाता है, वो 3 लीटर दूध देने पर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको पूछा था भैंस, तो भैंस अगर 1 लीटर दूध देती है, मतलब 2.5 लीटर अगर दूध देती है तो भी उसे हम क्या कर देते हैं, 1 किलोग्राम दाना दे देते हैं। ठीक है, गाय को तो क्या है 3 लीटर देने पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है, जबकि भैंस को 2.5 लीटर दूध देने पर भी 1 किलोग्राम क्या दे दिया जाता है, दाना दे दिया जाता है। ठीक है, भैंस का थोड़ा सा कम है, 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना, और जबकि गाय को 3 लीटर दूध देने पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। दोनों याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड 1 वर्ष में कितनी गाय गर्भित कर सकता है, तो 2000 से 3000 गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो याद रखिएगा मुख्यतः भेड़ की जो नस्ल है जो कि शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है वो होती है चोकला। कौन सी है? चोकला। शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं मुख्यतः, याद रखिए चूरू झुंझुनू, सीकर चूरू झुंझुनू, सीकर चूरू और झुंझुनू, ये क्या है, शेखावाटी क्षेत्र है। और इसमें मुख्यतः जो भेड़ की नस्ल है वो चोकला देखने को मिलती है। जमुनापारी बकरी के वयस्क नर और मादा का भार क्रमशः कितना है, तो जो नर का भार होता है वो 90 kg और मादा का भार होता है वो 60 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान कौन सा है या फिर मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा माना गया है। टोगनबर्ग भी याद रखिएगा स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी। तो याद रखिएगा जो सानेन है या फिर टोगनबर्ग है, दोनों ही क्या है, स्विट्जरलैंड की नस्ल है, स्विट्जरलैंड की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है, तो वो याद रखिए साहिवाल। और साहिवाली वो गाय की नस्ल है जिसका जो मीठा दूध होता है, ठीक है, जो दूध होता है ये सबसे मीठा होता है। वो कौन सी होती है गाय की नस्ल, याद रखिए वो होती है साहिवाल होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो दूध होता है इसमें लैक्टोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें लैक्टोज की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है, साहिवाल का जो दूध होता है वो मीठा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि जमुनापारी बकरी पालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखिए जमुनापारी हो या बारबरी दोनों को ही दूध और मांस के लिए पाला जाता है। और ऐसी जो नस्ल होती है जो दूध और मांस के लिए पाली जाती है उन्हें द्विप्रयोजनी नस्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि पंजाब का गुरदासपुर जिला बकरी की किस नस्ल का उद्गम स्थान है, तो याद रखिए अगर आपको पूछा जाता है बिट्टल, बिट्टल की अभी आपको एक स्पेशल विशेषता बताई थी कि इनके नर पशुओं में क्या होते हैं, दाढ़ी पाई जाती है। क्या होती है? दाढ़ी पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बिट्टल होती है जिसमें दाढ़ी पाई जाती है, इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है, उद्गम स्थान होता है, वो कौन सा है, पंजाब का गुरदासपुर जिला। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये भी, तो इसको भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि पशुओं में सींग पर प्रथम छल्ला कितनी आयु पर बनता है, तो याद रखिए प्रथम छल्ला बनता है 3 वर्ष की आयु पर। अर्थात अगर आपको पूछा जाता है कि आयु कैसे ज्ञात की जाती है, उसका फॉर्मूला बताना है, तो 2+ जितने भी छल्ले हैं उनकी संख्या, मतलब छल्लों की संख्या प्लस 2, उनकी आयु ज्ञात हो जाती है। जैसे कि गाय की पूछी जाए, भैंस की अगर पूछी जाए, तो आप क्या करोगे, 2+ जितने भी उस पर छल्ले हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 छल्ले हैं तो 4 कर दीजिए, 2 + 4 6 वर्ष की है वो। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 7 छल्ले हैं तो क्या है, 7 छल्ले हैं मतलब छल्लों की संख्या लिख दीजिए प्लस 2 कर दीजिए, उसकी आयु आपको ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश, मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गाय व भैंस की गर्भावधि या फिर गर्भकाल की अवधि है वो कितनी होती है, तो याद रखिए गाय की होती है 280 से 282 दिन, जबकि भैंस की होती है 310 दिन।
दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। जो गाय है इसका गेस्ट्रेशन पीरियड होता है, गर्भकाल अवधि होती है वो 280 से 282 दिन होती है, जबकि भैंस की अगर बात करेंगे तो 310 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य में आई हुई मादाओं की पहचान करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा उनकी जो पहचान है वो टीजर बुल को छोड़कर की जाती है। और अभी आपको बताया था टीजर बुल क्या होते हैं, बधियाकृत नर होते हैं, बधियाकृत नर होते हैं। और बधियाकृत करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बर्डीजो कास्ट्रेटर का प्रयोग किया जाता है, बर्डीजो कास्ट्रेटर का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि याद रखिएगा ये होती है क्लोज मेथड, बंद विधि होती है। किस प्रकार की विधि होती है, बंद विधि होती है। बधियाकृत करने के लिए बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जो नर बधियाकृत हो चुका है उसे हम बोलते हैं टीजर बुल। और टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है याद रखिए मध्य में आई हुई मादाओं की पहचान करने के लिए। क्वेश्चन क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि मुर्गी का बॉडी का टेम्परेचर ये कितना होता है। तो 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है। तो 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक के द्वारा भेड़ों को, ठीक है ये भेड़ है, कि भेड़ों को वातावरण के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। तो कौन से वैज्ञानिक थे, कौन से साइंटिस्ट थे, राइट। जो राइट नाम का साइंटिस्ट था इसी के अकॉर्डिंग याद रखिए वातावरण के आधार पर भेड़ों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि टीजर बुल क्या होते हैं। तो अभी आपको बताया था टीजर बुल होते हैं बधियाकृत नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कृत्रिम गर्भाधान में काम में लिए जाने वाले वीर्य में शुक्राणुओं की गतिशीलता कितनी होनी चाहिए। तो 40% से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भेड़ की नस्ल जिसे राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है तो वो कौन सी नस्ल होती है, वो होती है याद रखिए चोकला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर ले कि राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है। तो चोकला भेड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चोकला भेड़ को कहा जाता है। पशुओं अर्थात गाय व भैंस की आयु ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है। तो सींग पर छल्लों की संख्या +2। अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर आपको पशुओं की आयु ज्ञात करनी है छल्लों के अकॉर्डिंग तो आप कैसे ज्ञात करोगे। तो जितने भी जो छल्ले हैं उनकी संख्या प्लस आपको 2 कर देना है। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिया गया है कि किसी भैंस के सींग पर 4 छल्ले हैं तो उसकी उम्र क्या होगी। चलिए बताइए, फॉर्मूला आपको दिया गया है, बस सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितने भी जो छल्ले होते हैं याद रखिएगा उनकी आपको संख्या लिखनी है प्लस आपको क्या कर देना है 2। आपको पशु की उम्र ज्ञात हो जाएगी। कितनी है पशु की उम्र, 6 साल। क्लियर। तो इसी अकॉर्डिंग आप एक क्वेश्चन छोटा सा कर दीजिए जल्दी से कि अगर मान लीजिए कोई गाय है उसके सींग पर कितने छल्ले हैं, 6 छल्ले हैं, तो बताइए उसकी उम्र क्या होगी, उसकी उम्र क्या होगी। चलिए जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर फॉर्मूला है, इसको जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे इसकी वैल्यू तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि 6 + 2 मतलब 8, मतलब गाय की उम्र कितनी है, 8 साल है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, छोटा सा फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन आपको जेट में पूछा जा सकता है तो इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। कौन से, टॉप 50, मतलब इनके ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में पूछे जाने के। तो इन सभी को आप एक बार दोबारा से इस क्लास को रिपीट कर लीजिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और इसके बाद में हमारी हॉर्टिकल्चर के टॉप 50 हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि आपको याद रखिएगा आपके साथ आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके।